Hello everyone, welcome to Streaming Biology. This is going to be the second part of HTET PGT Biology exam. We discussed part 1, around 30 questions in the previous video in part 1. So now we are going to start with question number 121. So let's begin. So the question given here is, this is a kind of sequence विच इज़ द रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ विच एंजाइम. जो सीक्वेंस ऊपर दिया है उसमें से यू हैव टू टेल कि कौन सा रिस्ट्रिक्शन साइट है इन सब एंजाइम्स में से किसका रिस्ट्रिक्शन साइट है ये जो ऊपर रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिया हुआ है. एक बार इस सीक्वेंस को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से है, लाइक 3' एंड और ये हुआ हमारा 5'. इसके बीच में GT. अब ये PY और PU गिवन है. ये PY किसको इंडिकेट करता है? ये PY इंडिकेट करता है पिरिमिडीन को और PU इंडिकेट करता है प्यूरिन को. तो पिरिमिडीन के अंदर दो चीज़ें आती हैं हमारे पास, साइटोसिन एंड थायमिन बेसेस, और प्यूरिन के अंदर जो बेसेस आते हैं वो हैं एडेनिन और गुआनिन. ठीक है, अब यहाँ पर हमें पिरिमिडीन की जगह क्या पुट करना है? वी हैव टू पुट C यानी कि साइटोसिन फॉर पिरिमिडीन, और PU की जगह क्या पुट करेंगे हम? कोई भी प्यूरिन जो कि मैंने अभी बताया एडेनिन या गुआनिन में से. ठीक है, अब मैं यहाँ पर G क्यों पुट कर रही हूँ उसका मैं आपको अभी रीज़न बताऊँगी. मैंने एडेनिन क्यों नहीं पुट किया यहाँ पर. उसके बाद A, हम अपना सीक्वेंस यहीं से ऊपर से रिपीट करेंगे, एंड देन C, और ये हुआ हमारा 5' एंड. ठीक है, अब नीचे वाला जो साथ में इसके सीक्वेंस दिया हुआ है उसको इसी तरह से लिखिए नीचे CA. अगेन यहाँ पर उसने प्यूरिन और पिरिमिडीन टर्म्स इंक्लूड किए हैं, तो प्यूरिन की जगह मैं फिर से लिख रही हूँ यहाँ पर गुआनिन, और पिरिमिडीन की जगह अगेन आई एम राइटिंग C विच इज़ फॉर साइटोसिन, एंड देन आता है हमारे पास T एंड G. फिर से वही 3' एंड ये हुआ हमारा 5' एंड. अब यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ें बीच में गिवन है, जो प्यूरिन और पिरिमिडीन का कन्फ्यूजन है, ये क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है? ये बेसिकली रिस्ट्रिक्शन साइट है. ये पूरा रिकॉग्निशन सीक्वेंस हमें गिवन है जिसके बीच में ये है पर्टिकुलर एक रिस्ट्रिक्शन साइट जो हमारा जो बैक्टीरिया है वो इसको रिकॉग्नाइज करता है और यहाँ कट लगाता है. जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है हमारा वो इस सीक्वेंस पर कट लगाता है, और यहाँ पर क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? फिर बन जाते हैं यहाँ पर स्टिकी एंड्स. ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पुट किया CG एंड देन G और C इसकी जगह पर. ठीक है, अब ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है इनमें से? BAM-H1 है, EcoR1 है, HIND-2 है, या फिर HIND-3 है. अब एक्चुअल में ये टर्म्स ऐसे नहीं यूज़ करते. दिस इज़ नॉट HIND-2, ये है HIND-2. और इसी तरह से ये वाला कौन सा है हमारे पास? ये है HIND-D3, और इसी तरह से ये HIND-D2. इसी तरह से ये ECO, ये R1, देन BAM-H1. ठीक है, अब ये कुछ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का मतलब जिस हिसाब से इनको नेमिंग की जाती है ये वो सीक्वेंस है. ठीक है, अब जो HIND-D2 है ये बेसिकली क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पर HIN का मतलब क्या है? यहाँ पर HIN इंडिकेट करता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो कि हमारा एक बैक्टीरिया है. ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से इसको ये नाम मिला है बिकॉज उससे ये एंजाइम जो है वो डिराइव हुआ है. आई होप आई एम क्लियर अप टू दिस पॉइंट. तो ये जो पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस हमने स्टडी किया ये किसका सीक्वेंस है? ये बेसिकली HIND-D2 यानी कि इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिस्ट्रिक्शन साइट है ये. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The curd formed by the action of lactic acid bacteria on milk is rich in. जो कर्ड फॉर्म होती है बाय द एक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम और क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज लैक्टोबैसिलस. ये है उस बैक्टीरिया का नाम. ठीक है, ये जो कर्ड बनती है ये किस में रिच होती है? दिस इज़ वेरी कॉमन, विटामिन B12. ठीक है, जिसको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं. इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज कोबालामिन. Those of you who don't know, they can note it down कि विटामिन B12 को कोबालामिन भी बोला जाता है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर.
अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया है, इट इज़ गिवन बाय विच साइंटिस्ट, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। ओके, सो पहले इनके ऑप्शंस को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है दैट इज़ इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ध्यान से देखिए अपना फर्स्ट स्टेटमेंट, ईच ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ जीनस हैज़ अ स्पेसिफिक नेम। ऑब्वियसली यही होता है, पहले हम जीनस का नेम लिखते हैं देन हम स्पीशीज़ का नेम लिखते हैं। नेक्स्ट, सेम स्पेसिफिक नेम कैन बी गिवन टू ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट जेनरा। इस चीज़ को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि स्पीशीज़ नेम सेम हो और जो हमारा मतलब जो जीनस हो दैट कुड बी डिफरेंट, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, लाइक इन केस ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका किसका किसका साइंटिफिक नेम है, ये है मैंगो का साइंटिफिक नेम। और इसी तरह से जो हमारे पास हनी भी होती है उसका साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका। अब यहाँ पर इंडिका बेसिकली इंडिया की वजह से है क्योंकि ये हमारी नेटिव वैराइटीज़ हैं। मैंगीफेरा इंडिका जो कि इंडिया की नेटिव वैरायटी है मैंगो की, और एपिस इंडिका जो इंडियन बी है, इंडियन हनी बी है, ये उसका नाम है। तो ये हमने सेकंड स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दिया, राइट। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, लीनियस यूज्ड लेटिन फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एज इट वाज अ डेड लैंग्वेज। यस, दिस इज ट्रू। डेड लैंग्वेज क्यों बोला जाता है लेटिन को, बिकॉज ये किसी भी नेशन, कोई भी नेशन ऐसा नहीं है आज के टाइम में जो इसे यूज़ करता हो अपनी नेशनल लैंग्वेज के तौर पर। दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ डेड लैंग्वेज, और इसी वजह से लीनियस ने इसी लैंग्वेज को यहाँ पर यूज़ किया था। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, टोटोनिम्स आर अलाउड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नहीं, टोटोनिम्स जो होते हैं वो प्लांट्स में दे आर नॉट अलाउड, टोटोनिम्स आर नॉट अलाउड इन प्लांट्स, लेकिन एनिमल्स के केस में दे आर अलाउड। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि एनिमल्स के केस में टोटोनिम्स आर अलाउड। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूँ फॉर या सपोजिटली हम लेकर चल सकते हैं रैटस रैटस, और एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं नाजा नाजा। ये क्या है, रैटस रैटस साइंटिफिक नेम है रैट का, और नाजा नाजा साइंटिफिक नेम है कोबरा का। ठीक है, तो टोटोनिम्स जो होते हैं दे एक्चुअल में क्या टर्म्स होती हैं, टोटोनिम्स किसे बोला जाता है, जहाँ पर जीनस और स्पीशीज़ दोनों सेम होते हैं। ठीक है, और ये जीनस और स्पीशीज़ व्हेन दे आर अलाइक, तो ये टर्म्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, एनिमल्स के केस में यूज़ करते हैं, नॉट इन द केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन मॉडर्न टाइम्स। इसमें से कौन सा मेजर नहीं है सॉइल कंजर्वेशन का मॉडर्न टाइम्स में। तो ध्यान से देखिए, टेरेसिंग, फर्स्ट मेथड देखिए टेरेसिंग का। टेरेसिंग एक्चुअल में आप यू मस्ट बी नोइंग कि टेरेसिंग जो है वो मोस्टली हिली एरियाज़ में प्रेफरेबली देखी जाती है। ठीक है, बहुत लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया होगा, हिली एरियाज़ में प्रोमिनेंट होती है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मैथड्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन, तो ये तो नहीं हो सकता यहाँ पर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, विंड ब्रेक्स। विंड ब्रेक्स अगर किसी को नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूँ इसके अंदर। विंड ब्रेक्स के अंदर क्या चीज़ होती है, लेट्स सपोज ये एक हमारा फील्ड है। ठीक है, इसके अराउंड जो इसकी बाउंड्री है, यहाँ पर हम क्या करते हैं एक्चुअल में, यहाँ पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रोज में लगाए जाते हैं। ठीक है, अब वो ट्रीज लगाने का पर्पस क्या होता है, इसी बाउंड्री पर ट्रीज लगाए जाते हैं विद अ पर्पस कि जो विंड है उनको ब्रेक किया जा सके। ठीक है, उन विंड से जो हमारा जो क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो, उन क्रॉप्स को बचाने के लिए विंड के उस फोर्स से तो विंड ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं। ये बेसिकली ये जो ट्रीज हम लगाते हैं वो विंड ब्रेक्स का काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिससे सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प मिलती है। ओके, झूम कल्टीवेशन आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। मतलब झूम कल्टीवेशन के अंदर क्या चीज़ होती है, यहाँ पर लाइक जो भी एरिया मतलब वो सिलेक्ट करते हैं इस काम के लिए, इस कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करने के लिए, उसको सबसे पहले ट्रीज़ और मतलब दूसरी वेजिटेशन से क्लियर किया जाता है। उसको पहले जलाया जाता है, उस जगह को पूरा बर्न किया जाता है ताकि वो जहाँ पर मतलब कोई ट्रीज़ रहे हो पहले, कोई वेजिटेशन किसी भी तरह के रहे हो, तो वो कम्प्लीटली बर्न हो जाए वहाँ से। ठीक है, और वहाँ पर जो ऐश फाइनली जो बचती है वो बेसिकली एक फर्टिलाइज़र का काम करती है। और उसके बाद देन दे मतलब स्कैटर द सीड्स ग्राउंड पे, और उसके बाद मतलब वो कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है,
और इसी तरह से हमारे इस झूम कल्टीवेशन को एक और नाम से भी बोला जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसका दूसरा नाम है, बट ये कोई मेथड नहीं है सॉइल कंजर्वेशन का, ठीक है। सो ऑब्वियसली आंसर यही बनेगा, लेकिन हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो सारे ऑप्शन एक बार देखने हैं हमें। क्रॉप रोटेशन का पॉइंट देखिए, क्रॉप रोटेशन के अंदर क्या चीज़ होती है, क्रॉप रोटेशन के अंदर अगर एक सीजन में वीट ग्रो की जा रही है, फिर नेक्स्ट सीजन में कोई और दूसरी क्रॉप वहाँ पर ग्रो की जाएगी, लाइक एक स्पैन के बाद वहाँ पर क्रॉप चेंज कर दी जाती है, ठीक है। जो सीड्स पहले उस मंथ में सो किए गए हैं, 3-4 महीने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग करी और उसके बाद नेक्स्ट वैरायटी ऑफ सीड्स वहाँ पर सो किए जाते हैं। ये क्रॉप रोटेशन का मेथड है, विच इज़ ऑल्सो मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका रिप्लेनिशमेंट चलता है फिर, ठीक है। वो एक साइकिल मेंटेन रहता है, जो कि झूम कल्टीवेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 124. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is Shine-Delgado sequence is present on rRNA पर, tRNA पर, mRNA पर या फिर इनिशिएशन फैक्टर पर। तो इन चारों में से Shine-Delgado सीक्वेंस जो होता है वो प्रेजेंट होता है मैसेंजर आरएनए पर, rRNA यानी कि राइबोसोमल आरएनए, tRNA यानी कि ट्रांसफर आरएनए और mRNA का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए यूकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है और एज वेल एज प्रोकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स के अंदर जो mRNA होता है उसके पास Shine-Delgado सीक्वेंस नहीं होता। Shine-Delgado सीक्वेंस की प्रेजेंस होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। और यूकैरियोट्स के अंदर भी अलग से रीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं, जो एक मिथाइलेटेड रीजन होता है। मिथाइलेटेड रीजन वो भी बेसिकली किस नाम से उसको बोला जाता है, 7-मिथाइलेटेड ग्वानिन, ठीक है। इस तरह का सीक्वेंस ये होता है यूकैरियोट्स के अंदर, और Shine-Delgado सीक्वेंस वो भी mRNA पर होगा, लेकिन वो प्रोकैरियोट्स के केस में होगा। आई होप आई एम क्लियर अप टू दिस पॉइंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if a solution is subjected to a pressure greater than the atmospheric pressure, its water potential, water potential पर क्या इफेक्ट आएगा अगर एक सॉल्यूशन के ऊपर, अगर प्योर वाटर भी है या फिर कोई सॉल्यूशन भी है, अगर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा। वाटर पोटेंशियल के इस केस में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, जीरो होगा या फिर अनअफेक्टेड रहेगा। पहले तो इसके लिए हमें समझना होगा वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या फिर प्योर वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो होगा उसका वाटर पोटेंशियल, ठीक है। इसी को केमिकल पोटेंशियल भी बोला जाता है, ठीक है। वाटर पोटेंशियल भी उसी को बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल भी उसी को बोलते हैं। तो क्या ये इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। देखिए, जब भी वाटर डिफ्यूज करता है, मान लो लेट्स सपोज किसी भी प्लांट सेल के अंदर, तो वहाँ पर ना वो प्रेशर कॉज करता है अगेंस्ट द सेल वॉल। प्लांट सेल की आपको पता है सेल वॉल होती है, तो अगेंस्ट दैट वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से जो सेल वॉल होती है दैट बिकम्स टर्जिड, ठीक है। तो अल्टीमेटली किसी भी प्योर वाटर का या फिर सॉल्यूशन का अगर उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाए मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहाँ पर वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, आप मुझे बताइए कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है। इफ़ यू नो द आंसर प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन मैं दे देती हूँ उसके लिए। ऑप्शन फॉर दैट इज 0, 1 एंड 2। इनमें से आपको बताना है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना रहेगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज कॉमनली यूज फॉर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। सो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी हिस्टोरिकल, क्या हिस्ट्री रही है, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, क्या एंसेस्ट्री रही है, ये मतलब होता है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का, ठीक है। तो इन सब में से जो गिवन हमें आरएनएस दिए हुए हैं, दिस इज बेसिकली राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो ये सब का इनमें से कौन सा ऐसा आरएनए है जिसको हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के अंदर यूज़ करते हैं। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के अंदर यूज़ होने वाला एक ही आरएनए है, वो है 16S राइबोसोमल आरएनए। 16S राइबोसोमल आरएनए जो है वो बेसिकली एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है,
जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसका यूनिट है, उसका 30S जो सब यूनिट है ये उसका पार्ट है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का 30S सब यूनिट का पार्ट होता है हमारा 16S RRNA, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर अप टू। और इसी तरह से जो हमारा 5S RRNA है और 28S RRNA है, ये किसका पार्ट है? ये होते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है। यूकैरियोटिक राइबोसोमल जो सब यूनिट है जो कि 60S है, ये उसका पार्ट है दोनों, ठीक है। जैसे 16S RRNA वॉज द पार्ट ऑफ 30S सब यूनिट इन द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, उसी तरह से यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर है। और लास्ट ऑप्शन है HNRNA, जिसका फुल फॉर्म होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। इसको क्यों बोला जाता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA? क्योंकि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दैट इज़ मच लॉन्गर देन दैट ऑफ द मेच्योर mRNA, ठीक है। इसी वजह से इट इज़ टर्म्ड एज HNRNA यानी कि हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन which is 16S RRNA. Okay, moving on to the next one. Montreal Protocol is concerned with. Montreal Protocol किसके साथ concerned है इनमें से? It is actually related to substances that deplete the ozone layer, ठीक है। ओजोन लेयर कौन से उसमें प्रेजेंट होती है, कौन से लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है? प्लीज़ कमेंट डाउन इफ़ यू नो द आंसर। ओके, सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक्चुअल में इट वाज साइंड इन 1987। 1987 में इसको साइन किया गया था, बट इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 Jan 1989। ओके, सो 128 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ। इन सब में से म्यूरामिक एसिड किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है? लेट्स टेक अ लुक। फर्स्ट ऑप्शन देखिए माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा तो इसका आंसर कभी नहीं हो सकता बिकॉज माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल ही नहीं होती है, तो ऑप्शन सीधा सीधा एलिमिनेट करते हैं। देन आता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है म्यूरामिक एसिड और साथ ही साथ बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में भी म्यूरामिक एसिड का प्रेजेंस होता है अलॉन्ग विद दैट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, म्यूरामिक एसिड भी होता है, डायमाइनो पाइमेलिक एसिड भी होता है। और इसी तरह से जो मोल्ड्स हैं, मोल्ड्स बेसिकली और कुछ नहीं फंजाई ही है, ठीक है। फंजाई के अंदर सेल वॉल आपको पता है काइटिन की होती है, तो मोल्ड्स के भी अंदर भी यही हो गई। लाइकन्स के केस में देखिए, लाइकन्स यू नो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, तो इसके अंदर जो सेल वॉल होती है प्रोमिनेंटली वो होती है फंगल सेल वॉल यानी कि काइटिन की बनी हुई, ठीक है। काइटिन मेन कंपोनेंट रहेगा लाइकन्स के केस में। 70% जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की वजह से होती है, यानी कि फंगल पार्टनर तो है, पार्टनर जो होता है लाइकन्स में दैट इज क्वाइट डोमिनेंट देन दैट ऑफ द एल्गल पार्टनर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 130th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मैक्रो एलिमेंट इन प्लांट्स। तो मैक्रो एलिमेंट्स की एक लिस्ट होती है, इसमें से एक्चुअल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, थोड़ा सा क्या डाउटफुल ही है क्योंकि चारों ही ऑप्शंस जो हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के हैं इसमें, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है। इसमें से जो एक्चुअल में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम कंसिडर करके चलते हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और ये सब ही ऑप्शंस में गिवन है, तो येस इस क्वेश्चन में मे बी ऑब्जेक्शन रेज किया गया हो उस टाइम पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 131st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग प्लांट सेल डिवॉइड ऑफ द न्यूक्लियस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक लिविंग प्लांट सेल भी है और जिसके पास जो कि न्यूक्लिएटेड लिविंग सेल है। बेसिकली कहने का मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है। कंपेनियन सेल आपको पता है, कंपेनियन सेल्स लिविंग होते हैं। कंपेनियन सेल्स किसका पार्ट है, कौन से वस्कुलर एलिमेंट का पार्ट है? ये पार्ट होते हैं फ्लोएम का। एंडोस्पर्म सेल होता है बेसिकली विच इज रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन ऑफ द फीमेल गेमिटोफाइट। देन आता है हमारा सीव सेल। सीव सेल भी फ्लोएम का कंपोनेंट है, दे आर ऑल्सो लिविंग सेल्स। स्क्लेरीड्स जो होते हैं वो होते हैं डेड सेल। डेड सेल क्यों है? क्योंकि ये लिग्निन की कॉम्पोजिशन होती है इनकी एंड दे आर वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, तो ये डेड सेल्स है, तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा एलिमिनेट होगा यहाँ पर। सीव सेल्स करेक्ट आंसर होगा क्योंकि सीव सेल्स के अंदर दे आर डिवॉइड ऑफ द न्यूक्लियस। कंपेनियन सेल्स में भी न्यूक्लियस होते हैं, एंडोस्पर्म सेल्स में भी न्यूक्लियस होते हैं। अच्छा, एंडोस्पर्म सेल्स की कितनी क्या प्लॉइडी होती है?
इफ़ एनीबडी नोज प्लीज़ कॉमेंट डाउन. ऐसे मैं बता देती हूँ, एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी होती है दैट इज़ 3N. ओके, ट्रिप्लॉइड कंडीशन होती है इसकी. ओके, सो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर ब्रॉट टू द स्टिग्मा ड्यूरिंग. अब 4 ऑप्शंस दिए हैं इसके अंदर, कैस्मोगैमी, जीटोनोगैमी, जीनोगैमी, क्लिस्टोगैमी. ठीक है, तो कैस्मोगैमी और जो क्लिस्टोगैमी है ये बेसिकली पार्ट्स होते हैं ऑटोगैमी के. ठीक है, ऑटोगैमी के अंदर क्या चीज़ होती है, ये एक तरह से सेल्फ पॉलिनेशन का ही एग्जाम्पल है. ठीक है, कि मतलब एक ही प्लांट के जो फ्लावर्स हैं उन्हीं के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये उस चीज़ को इंश्योर करते हैं. तो कैस्मोगैमी और जो क्लिस्टोगैमी है ये दोनों ही इनवेरिएबली किसके अंदर आएंगे, ऑटोगैमी में आएंगे. और इसी तरह से जो हमारे पास जीटोनोगैमी और जीनोगैमी, अब ये 2 टर्म्स बचती हैं, इनको समझ लेते हैं. जीटोनोगैमी और जीनोगैमी का मतलब क्या होता है. जीटोनोगैमी को आप किस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे कि जीटोनोगैमी और ऑटोगैमी में फ़र्क समझिए. अभी जीटोनोगैमी के अंदर अब लेट्स से प्लांट एक ही है, वो प्लांट एक ही है, उसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं, लाइक यहाँ पर एक फ्लावर है, यहाँ पर एक फ्लावर है, तो इन दोनों फ्लावर्स के बीच में लेट्स से रिप्रोडक्शन होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट के बीच में, तो है तो वो सेम ही प्लांट. ठीक है, वो जीन्स वहाँ पर सेम रहेंगे लेकिन फ्लावर्स डिफरेंट हो गए. ठीक है, फ्लावर्स डिफरेंट है बट जो जीन्स हैं वो ऑल टुगेदर सेम है, बिकॉज सेम प्लांट के ऊपर ये चीज़ हो रही है. तो वो आएगा अंडर जीटोनोगैमी, जिसके अंदर बेसिकली जेनेटिकली कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमें, वो पूछ रहा है जेनेटिकली डिफरेंट टाइप. तो डिफरेंट टाइप ऑल टुगेदर हमें कहाँ देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है जीनोगैमी के अंदर. ठीक है, जीनोगैमी के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है वो स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट पर होता है. ठीक है, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जो पॉलेंस लैंड करते हैं और इसी वजह से वहाँ पर जो जीन्स हैं वो बेसिकली डिफरेंट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये एग्जांपल ये हम कंसिडर करके चलेंगे जीनोगैमी टर्म के अंदर. ये एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट +2 का टॉपिक +2 का चैप्टर है, ये वहाँ से है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, राइबोजाइम्स आर. अब राइबोजाइम्स क्या चीज़ होती है, राइबोजाइम्स बेसिकली आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, आरएनए के एंजाइम्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिक या फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में. ठीक है, वो होते हैं हमारे राइबोजाइम्स. और इनमें से कौन सा पेक्यूलियर फीचर है, प्रोटीनेशियस बायोकैटलिस्ट हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट ओनली इन राइबोसोम्स हैं, या फिर नॉन प्रोटीनेशियस बायोकैटलिस्ट होते हैं ये. ठीक है, अब मैंने आपको बताया आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इनका एक कॉमन फीचर क्या है कि ये नॉन प्रोटीनेशियस होते हैं. इनके अंदर कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड नहीं है, हालांकि प्रोटीन्स की तरह इनके फंक्शंस लगते हैं, बिकॉज जिस टाइप से ये एंजाइम्स फंक्शन करते हैं, इनके जो मेटाबॉलिकल रिएक्शंस में करते हैं, या फिर आरएनए स्प्लाइसिंग हो गया, इस तरह के रिएक्शन जब ये परफॉर्म करते हैं, दे डू लुक लाइक प्रोटीनेशियस एंजाइम्स बट दे आर नॉट प्रोटीनेशियस. ठीक है, तो ये चीज़ उसमें ध्यान रख सकते हैं, नॉन प्रोटीनेशियस बायोकैटलिस्ट एंजाइम्स हैं ये. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what was present in the milk of the first transgenic cow Rosie. So first transgenic cow जिसके अंदर कुछ जीन की ऑल्ट्रेशंस की गई और उसके मिल्क में ऐसी क्या चीज़ प्रेजेंट थी, ऐसा कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट था उसके अंदर. तो वो देखिए, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है, ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन है, बीटी प्रोटीन है, इंसुलिन है. बीटी प्रोटीन हमें पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा +2 के जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर है इसके बारे में कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ होने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको बोलते हैं ये वो जीन है. ठीक है, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस. ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसको यूज़ किया जाता है. देन आता है हमारे पास नेक्स्ट इंसुलिन. इंसुलिन का रोल वही हो गया हमारे हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है इंसुलिन. अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन क्या होता है, जिसको लिवर बेसिकली प्रोड्यूस करता है और जिसकी डेफिशिएंसी के अंदर लिवर सिरोसिस या फिर एम्फाइसीमा इस तरह की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन नाउ अ डेज. देन आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन विच इज़ ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन. येस, दिस इज़ द प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है विच इज़ ह्यूमन रिच्ड. ठीक है, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क है ये. ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसजेनिक काउ का जो रोजी का मिल्क है विच वॉज मोर प्रेफरेबल देन दैट ऑफ द नॉर्मल काउ मिल्क. ओके,
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड पाउडर विच इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूसर्स। आर्टिफिशियल राइपनिंग का नाम सुनते ही एक वर्ड आपके माइंड में आता है इथाइलिन हार्मोन, ठीक है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, लाइक इथाइलिन और एसिटिलीन दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं। इथाइलिन जो होता है ये बेसिकली क्या है, ये है हमारा एक एल्कीन, ठीक है, एल्कीन होता है। और एसिटिलीन जो है, एसिटिलीन इज डिफरेंट फ्रॉम इथाइलिन। इथाइलिन से क्यों अलग है ये, क्योंकि एसिटिलीन के अंदर ये एक एल्काइन है, ठीक है। जिस तरह से इथाइलिन एक एल्कीन है, उसी तरह से एसिटिलीन एक एल्काइन मॉलिक्यूल है। एल्कीन का फॉर्मूला यहाँ पर होता है C2H4, यानी कि इथाइलिन का फॉर्मूला C2H4 होगा, और जो एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है दैट इज C2H2। तो यहाँ पर देखिए वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है बेसिकली हमारा, कैल्शियम कार्बाइड पाउडर। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड पाउडर को हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में। वो प्रोड्यूस क्या करता है, एक्चुअल में कैल्शियम कार्बाइड का ना हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड। और ये क्या प्रोड्यूस करता है उस केस में, इट प्रोड्यूसेस क्विकलाइन एज वेल एज, साथ ही साथ इसमें से और क्या प्रोड्यूस होता है, C2H2। जो मैंने आपको अभी बताया, C2H2 कौन सा मॉलिक्यूल है हमारा, एसिटिलीन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, फिर ऑप्शन नंबर 4 अनडाउटेडली। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द ऑल फोर। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, प्रेडेटर्स मेंटेन द डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। येस करेक्ट, ऐसा ही होता है, प्रेडेटर्स जो है वो एक पॉपुलेशन जो है कंट्रोल में रखते हैं। देन आता है लिमिटेड रिसोर्स सप्लाई लीड्स टू अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ऐसा नहीं है, रिसोर्स सप्लाई अगर लिमिटेड होगी तो पॉपुलेशन को फीड करना ही मुश्किल हो जाएगा, तो अनलिमिटेड ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती उस केस में। ओके, देन आता है ऑल प्लांट्स शो सी डॉर्मेंसी। नो, ऑल प्लांट्स नहीं होता, सी डॉर्मेंसी नहीं शो करते हैं सभी प्लांट्स, ठीक है। द स्पीशीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया इज कॉल्ड अ क्लाइमैक्स स्पीशीज। तो बेयर एरिया को इन्वेड करने वाली जो क्लाइमैक्स स्पीशीज नहीं होती, इट इज एक्चुअली पाइनियर स्पीशीज, ठीक है। पाइनियर डिपेंडिंग ऑन कि हमारा जो वो है लिथोसियर है या फिर हाइड्रोसीरिय कंडीशन है। अगर लिथोसियर कंडीशन है तो वहाँ पर जो डोमिनेट करेगी, जो इन्वेड करेगी स्पीशी, वो होगी लाइकन। और अगर हाइड्रोसीरिय कंडीशन है तो वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो डोमिनेट करेंगे, वो पाइनियर स्पीशीज होंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन सीधा सीधा फर्स्ट ऑप्शन हमारा बन जाएगा इस केस के अंदर, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 137, बुके स्टेज इज द कैरेक्टर ऑफ। बुके स्टेज इन सब में से कैरेक्टर किसका है, हमें पता है। अगर हर स्पेसिफिक स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक देखें तो लेप्टोटीन स्टेज बुके स्टेज ही प्रेजेंट करती है। जाइगोटीन स्टेज के अंदर होता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। पैकेटीन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। और डिप्लोटीन स्टेज के अंदर कियाजमेटा यानी कि एक्स शेप स्ट्रक्चर्स का हमें जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। ओके, सो सीधे सीधा आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज एज डिफाइंड इन MEA। MEA 2005 के अंदर कितने नंबर ऑफ कैटेगरीज डिफाइन की गई थी। MEA का मतलब होता है मिलेनियल इकोसिस्टम असेसमेंट। मिलेनियल इकोसिस्टम असेसमेंट 2005 में कितने कैटेगरीज दी गई थी, तो कैटेगरीज एक्चुअल में 4 थी दैट वर गिवन इन द MEA 2005। कौन कौन सी थी वो 4 कैटेगरीज, दे वर एक्चुअली प्रोविजनिंग सर्विसेज थी, रेगुलेटिंग सर्विसेज थी, कल्चरल एज वेल एज सपोर्टिंग सर्विसेज। तो ये 4 सर्विसेज दी गई थी MEA 2005 के अंदर, प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज एज वेल एज सपोर्टिंग सर्विसेज, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल के रेफरेंस में ये 4 ऑप्शंस गिवन है, तो इन्हें ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है द साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड टू यील्ड द सिट्रिक एसिड। नहीं, पायरुविक एसिड नहीं होता यहाँ पर, एक्चुअल में ये होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम A कंबाइन होकर सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है।
तो या हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहले ही मिल गई है. मॉलिक्यूल ऑफ GTP is synthesized during conversion of succinyl coenzyme into succinic acid. This is also right. At one point in the cycle, FAD plus is reduced to FADH2. Yes. NAD plus is reduced to NADH plus H positive at 3 points in the cycle. This is also right. ठीक है, यहाँ से आप मुझे बता सकते हैं, एक क्वेश्चन ले लीजिए कि NADP मॉलिक्यूल और साथ ही साथ FAD मॉलिक्यूल, इनसे कितने ATP मॉलिक्यूल्स का सिंथेसाइज होता है, लाइक NADH से और FADH से. ठीक है, ये आप कमेंट्स में बता सकते हैं. नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन इन रेफरेंस टू द जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड के रेफरेंस में कितनी स्टेटमेंट्स यहाँ पर जो गिवन है उनमें से कोई इनकरेक्ट है. तो हमें पता है जेनेटिक कोड देर आर 64 कोडॉन्स. दिस इज राइट, ऐसा ही होता है. 64 कोडॉन्स हैं फॉर कितने अमाइनो एसिड, फॉर 20 अमाइनो एसिड. ठीक है, 20 अमाइनो एसिड्स के लिए 64 कोडॉन्स हैं. द कोडोन AUG हैज़ ड्यूअल फंक्शंस. ड्यूअल फंक्शंस कैसे हो सकते हैं? AUG कोड करता है मिथियोनिन के लिए और साथ ही साथ ये एक इनिशिएटर कोडोन की तरह काम करता है. राइट, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया. 3 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड. नहीं, ऐसा नहीं है. 3 से ज़्यादा कोड करते हैं प्रोलीन वगैरह के लिए. साथ ही साथ हमारे पास एक और है जिस आइसोल्यूसिन, जो मुझे एग्जांपल अभी माइंड में आ रहा है, विच इज़ आइसोल्यूसिन, जिसके लिए 3 अमाइनो एसिड जो है वो 3 कोडोन्स जो है वो कोड करते हैं. ठीक है, आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड के लिए 3 कोडोन्स कोड करते हैं. नेक्स्ट आता है ईच अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय अ सेपरेट कोडोन. तो नहीं, ऐसा नहीं है. लाइक देर आर, अगर 20 अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास, इफ़ देर आर अराउंड 20 अमाइनो एसिड्स, तो उसमें से 18 ऐसे हैं जिनके लिए कोडोन्स जो है वो काफ़ी सारे हैं, मोर देन 1 है. ठीक है, बट जो बाकी के 2 हैं लाइक ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन, उनके लिए एक सिंगल सेपरेट कोडोन है जो सिर्फ स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए कोड करता है. तो येस, अनडाउटेडली जो 4th ऑप्शन है दैट विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द ऑल 4. Moving on to the next one, the recipient of first Amrita Devi Bishnoi National Award for Wildlife Conservation was. अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के रिगार्डिंग दिया जाता है और ये फर्स्ट टाइम इट वाज गिवन टू गंगाराम बिश्नोई. ठीक है, अगर आपको मैं थोड़ा ब्रीफिंग करूँ यहाँ पर, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड एक्चुअल में ये कब शुरू हुआ था? ये 1730 में एक खिजराली मैसेक्रे हुआ था. खिजराली मैसेक्रे, और ये एक इनिशिएटिव था जिसके अंदर अमृता देवी वाज द लीडर, जिन्होंने खेजरी ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इन द एरिया ऑफ राजस्थान, वहाँ पर ये एक तरह से शुरू किया था और उनकी इसमें डेथ हुई थी, जिसकी मेमोरी में, उन्हीं की मेमोरी में ये अवार्ड शुरू किया गया था फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. ठीक है, सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट्स. तो डेजर्ट प्लांट्स इसमें से कौन से फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन शो करते हैं? C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल या फिर कैम साइकिल. तो C3 साइकिल C3 प्लांट्स के अंदर प्रोमिनेंट, जैसे कि राइस है, वीट, ओट्स, बार्ले, ये सब जो है C3 प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल होती है. C4 साइकिल जो है वो कॉमनली आपको देखने को मिलती है मेज, शुगर केन, मिलेट्स वगैरह. ठीक है, ये सब जो प्लांट्स हैं वो शो करते हैं C4 साइकिल. और C2 साइकिल होती है फोटो रेस्पिरेशन, जिसको C4 प्लांट्स अवॉइड करते हैं, और C3 प्लांट्स के अंदर होती है फोटो रेस्पिरेशन विच इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड वेस्ट प्रोसेस. देन आता है हमारे पास कैम साइकिल, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो कि डेजर्ट प्लांट्स के अडेप्टेशन है, इसको शो करते हैं डेजर्ट प्लांट्स, बिकॉज उनके जो स्टोमेटा हैं दे रिमेन ओपन ड्यूरिंग नाइट और दिन में दे रिमेन क्लोज. सो दैट इज़ वाई ये अडेप्टेशन है जो डेजर्ट प्लांट्स प्रोमिनेंटली शो करते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इज नोन एज द वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. ये बताने की नीड नहीं है. ऐसे प्लांट्स जो सीडलेस भी हैं एंड दे डू बियर वस्कुलर टिश्यूज, जैसे कि जाइलम फ्लोइम. तो ये किसके अंदर होता है? ये है टेरिडोफाइट्स अनडाउटेडली. ठीक है, तो 3rd ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. नेक्स्ट आता है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ डेट्राइटस फूड चेन इज. तो डेट्राइटस फूड चेन के अंदर वैसे प्राइमरी जो सोर्स होता है वो डेड वुड है. ठीक है, डेड वुड है बिकॉज वो डिकम्पोजर्स जो हैं उस पर एक्ट करते हैं, और डेड कोई भी सब्सटेंस, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही एक्ट करेगा प्राइमरी रिसोर्स की तरह. बट जो अल्टीमेट सोर्स है, जो वर्ड है यहाँ पर अल्टीमेट सोर्स, उसकी वजह से इसका आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3, सन. सन इन केस ऑफ डेट्राइटस फूड चेन एज वेल एज इन केस ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन, इन दोनों के केस में ही सन अल्टीमेट सोर्स रहेगा एनर्जी का. ठीक है, दोनों ही फूड चेन्स के अंदर सन विल बी कंसिडर्ड एज द अल्टीमेट
Okay, so next question is question number 145. Suppose a gene contain the following double stranded sequence. तो एक जीन का डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस गिवन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी के साथ और 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी के साथ. इफ द टॉप स्ट्रैंड इज द सेंस स्ट्रैंड एंड कोड्स फॉर अ mRNA, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सीक्वेंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ एंटी सेंस RNA. तो एंटी सेंस RNA बताना है अबव गिवन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो अबव गिवन सीक्वेंस में ये चीज़ क्लियर है कि जो फर्स्ट स्ट्रैंड हमें गिवन है वो एक्चुअल में एक सेंस DNA स्ट्रैंड है. ठीक है, सेंस DNA स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, और साथ ही साथ जो नीचे वाला स्ट्रैंड गिवन है दैट इज़ बेसिकली एन एंटी सेंस DNA स्ट्रैंड. ठीक है, एंटी सेंस DNA स्ट्रैंड है जिसका दूसरा नाम टेम्पलेट स्ट्रैंड भी होता है, जो बेसिकली mRNA की कोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. राइट, जो RNA बनेगा वो इसी स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बनता है. ठीक है, एक बार ऑप्शन की तरफ नज़र डालिए. जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास गिवन है यहाँ पर, ये हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है. ठीक है, जैसे कि थायमिन के साथ यहाँ पर किसकी पेयरिंग हो रही है, एडेनिन की पेयरिंग हो रही है. राइट, एडेनिन की पेयरिंग किसके साथ हो रही है, यूरासिल के साथ. एडेनिन की पेयरिंग वैसे थायमिन के साथ होती है, पर यहाँ पर यूरासिल के साथ होने का मतलब ये है कि यहाँ पर RNA की फॉर्मेशन हो रही है, और RNA के अंदर यूरासिल रिप्लेस करता है थायमिन को. राइट, और इसी तरह से साइटोसिन की पेयरिंग होगी ग्वानिन के साथ. तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जा रहा है वो एक्चुअल में एक सेंस mRNA है. ठीक है, सेंस mRNA बन गया हमारे टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड से, यानी कि एंटी सेंस स्ट्रैंड से. ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमें बताना है सेंस mRNA हमारे पास ये वाला आ गया. अब इस सेंस mRNA से हमें बनाना है एंटी सेंस mRNA. ठीक है, एंटी सेंस mRNA इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा. जैसे कि एडेनिन की पेयरिंग किसके साथ, यूरासिल के साथ, यूरासिल की पेयरिंग एडेनिन के साथ, ग्वानिन की पेयरिंग साइटोसिन के साथ, यूरासिन अगेन एडेनिन, फिर यूरासिल एडेनिन, यूरासिल एडेनिन, इसी तरह से ये पेयर. यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज़ द मोस्ट रेलेवेंट एंड करेक्ट ऑप्शन बनता है जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बट बोर्ड ने ऑफिशियली फोर्थ जो आंसर है उसको कंसिडर किया है. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 146th क्वेश्चन देखिए. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 3 मेजर स्टेजेस ऑफ कैल्विन साइकिल फ्रॉम द बिगिनिंग इज. तो कैल्विन साइकिल जिसको हम C3 साइकिल भी बोलते हैं, इट वाज गिवन बाय मेल्विन कैल्विन, और ये चैप्टर फोटोसिंथेसिस ऑफ 11th क्लास वहाँ से है ये टॉपिक. तो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, ये 3 प्रोमिनेंट स्टेप होते हैं C3 साइकिल के अंदर. स्ट्रेट क्वेश्चन है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PAR रेंज. अब ये PAR रेंज क्या होती है, ये PAR रेंज होती है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. ठीक है, ये वो रेडिएशन है बेसिकली जिसे प्लांट्स एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. और इसकी जो रेंज होती है दैट इज बिलीव टू बी 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स. ये भी फोटोसिंथेसिस चैप्टर से ही है क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एन एग्जाम्पल ऑफ एलियन वीड स्पीशीज इन इंडिया इज. एलियन वीड स्पीशीज का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है. फर्स्ट वन कैरेट ग्रास, सबसे कॉमन है, पूछा जाता है कई बार. तो इसका दूसरा नाम होता है पार्थीनियम, एज वेल एज इसे हम कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं. और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल जस्ट बिकॉज एक वीड है, तो वीड हे फीवर, एलर्जी वगैरह के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है ये. कांग्रेस ग्रास भी इसको बोला जाता है. एंड इट इज़ बिलीव टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम US इन द लेट 1950s के अराउंड. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स एग्जिबिट बोथ रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री. तो रेडियल और बायलेटरल, या तो उस फ्लावर की रेडियल सिमेट्री हो सकती है या फिर बायलेटरल हो सकती है. दोनों सिमेट्रीज होना कब पॉसिबल है उसके अंदर, या तो मतलब हम तब पढ़ते हैं कि स्टेजेस चेंज हो रही हैं, जुवेनाइल से अडल्ट में जा रहा है, तब ये चेंजेस होने के चांसेस होते हैं. बट यहाँ पर एक ऑप्शन है सनफ्लावर. सनफ्लावर के अंदर जैसे हम सनफ्लावर को अगर ऑब्जर्व करें तो हमें बीच में एक डार्क सा पोर्शन दिखता है और उसके अराउंड के पेटल्स दिखते हैं इस तरह से. ठीक है, अब ये पेटल्स क्या इंडिकेट करते हैं, ये पेटल्स हमें जो दिखते हैं ये एक्चुअल में दे आर फ्लावर्स, ये अपने आप में एक पूरा फ्लावर होता है. और इसी तरह से जो हमें बीच का डार्क पोर्शन दिखता है, जो डार्क ब्राउन पोर्शन है, दैट आर ऑल्सो माइन्यूट फ्लावर्स इटसेल्फ. ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर सनफ्लावर जो है वो 2 तरह की जो सिमेट्री एग्जिबिट करता है.
ठीक है। हम इसकी इस पेटल वाले रीजन को बोलते हैं रे फ्लोरेट्स, और इसी तरह से जो बीच वाला डार्क ब्राउन पोर्शन होता है उसे बोला जाता है डिस्क फ्लोरेट्स, ठीक है। इस रीजन की वजह से इसके अंदर दो तरह की सिमेट्री होती है। जो रे फ्लोरेट्स होते हैं उनकी सिमेट्री होती है बायलेटरल, और इसी तरह से जो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं उनकी सिमेट्री होती है रेडियल, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 150। The cells of which of the following layers of the anther wall are multinucleated due to endomitosis? अब यहाँ देखिए न्यूसेलस पहला ऑप्शन दिया हुआ है, न्यूसेलस नहीं हो सकता क्योंकि वो फीमेल गेमेटोफाइट का पार्ट है। एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम, ये तीनों लेयर्स होती हैं एंथर वॉल की। पहली होती है एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज एंडोथीसियम, सेकेंड लेयर एंडोथीसियम होती है, थर्ड मिडल लेयर होती है, और उसके बाद फोर्थ टेपिटम होती है, इसी सीक्वेंस में होती है, ठीक है। एंडोथीसियम भी एक सिंगल लेयर होती है, बट ये मल्टी लेयर हो सकती है इन डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है, वेरी कर सकती है। और मिडल लेयर जो होती है वो भी अराउंड 2 to 3 लेयर्स होती है मिडल लेयर की भी। और जो टेपिटम है जिसको हम इट इज़ बिलीव टू बी न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, न्यूट्रिटिव लेयर है ये। और साथ ही साथ टेपिटम का एक फीचर होता है कि अगर टेपिटम के सेल्स दे आर एक्चुअली पिरामिड शेप के सेल्स होते हैं टेपिटम के, तो इनके अंदर या तो एक सिंगल पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस हो सकता है, या अदरवाइज चांसेस क्या होते हैं कि इसके अंदर एंडोमाइटोसिस से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन प्रोड्यूस हो, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन एंडोमाइटोसिस से भी हो सकती है और साथ ही साथ कैरियोकाइनेसिस से भी हो सकती है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस अगर सेल के अंदर हुआ है बट इट इज़ नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तब भी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज हो सकती है, और इसी वजह से टेपिटम इसका करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि एक न्यूट्रिटिव लेयर भी साथ के साथ है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। वी हैव कवर्ड दिस इन 2 पार्ट्स। हमने इस बायोलॉजी सेक्शन को 2 पार्ट्स में कवर किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आई होप जो हर एक एग्जाम्पल के साथ और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको इसमें हुई होगी ऑप्शंस को डिटेल में पढ़कर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। So if you like the content, please do like, share and subscribe to the Streaming Biology channel for more further updates. Thank you so much.